बच्चों 11th क्लास के मिड टर्म पेपर आने वाले हैं, तो उसके लिए हम चैप्टर 2 प्रिपेयर करते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी उतने इसमें आ गए हैं, मतलब मैंने मार्क कर दिए हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब जो भी अधिकार संविधान हमें दे रहा है, पर्टिकुलर अधिकार, उनकी एक सूची बना दी गई है और उन्हें ही हम घोषणा पत्र कहते हैं। किसी एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा है, इस स्थिति में खतरे से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? सरकार प्रदान करती है। मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी? 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेज़ों से भारतीयों के लिए अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की, उसे ही हम नेहरू समिति कहा गया। और बाद में यही आगे जाकर आपकी जो पर्टिकुलर संविधान बना है, मतलब जो हमारा संविधान बना है सबका ना, इंडियंस का, उसमें इसका भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। सामान्य अधिकार किसे कहते हैं? वह अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाएं, उन्हें सामान्य अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है? अब इसमें से क्योंकि हटेगा, ये गलत है यहाँ पे। यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायता होते हैं, नहीं सहायक, हाँ ठीक है, होते हैं ही है, मुझे लगा सहायता करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दिसंबर 1996 में। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार किन नागरिकों को मिले हैं? दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को। क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार हैं? नहीं, यह पूर्ण अधिकार नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों, ये ब्रैकेट में आपातकाल लिखा है, जब भी देश में इमरजेंसी लगेगी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस वक्त ये अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। फ्रॉम द डे जब इमरजेंसी की घोषणा हो रही है, टिल द डे जब तक वो इमरजेंसी हट नहीं जाती। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? भाग 3 में। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? अनुच्छेद 16 का पार्ट 4। निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। परमादेश क्या है? हमारे जो 5 रिट्स उसमें गिवन है चैप्टर में और संविधान द्वारा, उसमें से एक रिट है परमादेश। अब इसका अर्थ है यह आदेश हम आदेश देते हैं, मतलब कोर्ट आदेश देगी कि निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करना। कोई पर्टिकुलर ऑफिसर या कोई पर्टिकुलर कोर्ट अगर अपना काम नहीं कर रही तो परमादेश लागू किया जाता है। अब उसके बाद है अधिकार परीक्षा से आप क्या समझते हैं? ये भी एक और रिट है। यह आदेश या रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तौर पर पद हासिल किया हो। मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी एक पोजीशन पे पहुंच गया है और वो उसको किसी भी तरह से डिज़र्व नहीं करता, जैसे या तो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, या सो एंड सो तरीके। अब उसके बाद है उत्प्रेषण रिट क्या होती है? उत्प्रेषण रिट का अर्थ है हमें सूचना दी जाए। जैसे आरटीआई होती है उसी की तरह ये काइंड ऑफ होती है, बस आरटीआई में क्या फ़र्क है, वो आप पब्लिकली किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे लगाते हैं। इस रिट में कोर्ट पूछती अपनी जो उस मतलब जिस भी कोर्ट में ये लगी है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में लगी है तो वो अपनी निचली अदालतों से पूछेगी, लोअर कोर्ट से पूछेगी कि भाई जो ये केस मेरे पास आया है इसकी डिटेल्स दे दो। संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय या आत्मा कहा जाता है। ये हमारा छठा मौलिक अधिकार है। अब इसमें क्या है कि अगर आपके कोई 5 अधिकार जो इससे पहले वाले हैं, अगर उनका कोई हनन करता है तो छठे वाले में आप उसके लिए उपचार ले सकते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित 6 अधिकारों को मूल या मौलिक
की संज्ञा क्यों दी गई है। यह अधिकार वर्षों से चले आ रहे मूल्यों एवं सिद्धांतों का प्रतीक है। इनके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आपको राइट टू एजुकेशन मिलती है तो आपको वहाँ पे एजुकेशन मिलेगी तो आपका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब उसके बाद आपके पास समानता का अधिकार है, तो जो पर्टिकुलर चीज़ें आप सीखना चाहते हो या आपको सीखने के अवसर मिल रहे हैं वही किसी और को भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है? हमें सर्वांगीण विकास में लाभ कर रहा है। और स्वयं से बाकी जितने भी हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार वो भी हमारा विकास ही करते हैं। मौलिक अधिकार को किस स्थिति में नियमित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार विशेषकर अनुच्छेद 19 आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जिस वक्त इमरजेंसी लगेगी, टिल द टाइम, जब तक इमरजेंसी लगी रहेगी तब तक ये अधिकार यूज़ में नहीं होंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस द्वारा छपवाकर, तस्वीरों द्वारा किसी अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है। अब ये तो आपकी हो गई कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो कि आपने खुद से बोल दिया या लिख दिया या प्रेस में छपवा दिया या पिक्चर्स बनवा दी, पोस्टर्स बनवा दिए, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए कि मैंने लिया और जी फलाना इंसान बहुत बेकार है तो मैंने उसके खिलाफ पोस्टर छपवा दिए। अब अपनी बात तो मैं कहना चाहती थी पर मैंने दूसरे वाले की बात या फिर दूसरे वाले की लाइफ क्या की किसी तरह से समहाउ स्पॉइल कर दी ना, तो आपके मौलिक अधिकार तब तक आपके मौलिक अधिकार हैं जब तक आप उनसे निकलकर दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबी से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। मतलब आज मैं गुलाम हूँ, कल मेरा बच्चा गुलाम होगा, उसके बाद मेरी आने वाली जनरेशन्स गुलाम होंगी, फिर उसके बाद अपकमिंग। तो ये पूरा बंधुआ मजदूर की जनरेशनल गुलामी। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय जज के सामने उपस्थित होने करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण है। मतलब जिसको भी बंदी बनाया है उसे न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष रूप से लेकर आओ। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और फिजिकल रूप से। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से 2 प्रावधान हैं? नंबर 123 राज्यपाल पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वह व्यक्ति के व्यापार तथा बेरोजगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए। बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए। बेगारी होता है मतलब कोई ऐसा पर्सन जो फ्री में किसी और के लिए वर्क कर रहा हो और उसे उसके वर्क के रिटर्न में वेज ना मिले, मतलब दिहाड़ी ना मिले या कोई भी पैसे ना दिए जाएं, तो ये चीज़ ना की जाए। फिर उसके बाद है व्यक्तियों के व्यापार की, मैंने कोई इंसान लिया और उसे सेल कर दिया, तो इस चीज़ के भी विरुद्ध होना, इसके भी विरुद्ध ये है। और उसके बाद है बंधुआ मजदूरी की, अभी मैं मज़दूर हूँ और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अपनी अपकमिंग जनरेशन को वहाँ पे मजदूरी पर लगा दिया, बिना ये उनसे पूछे कि भाई साहब आप काम करना चाहते हो या नहीं, बिना उनकी परमिशन तो है, ये चॉइसेस भी कि ठीक है, बिना चॉइसेस की। प्लस बंधुआ मजदूरी में मजदूरों के साथ बहुत ही हीन रूप से काम होता है, बिल्कुल जानवरों जैसे। अनुच्छेद 14 राज्य 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खदानों, कारखानों एवं खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाए। जो भी 14 साल से वर्ष की आयु से कम के बच्चे हैं उनसे बाल मजदूरी ना करवाई जाए, ना ही खदानों में, कारखानों में या खतरनाक कामों में। मौलिक अधिकारों के 2 महत्व लिखिए। नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय लोकतंत्र का आधार है। कानूनी अधिकार कौन से होते हैं? कानूनी अधिकार वह अधिकार होते हैं जिन्हें किसी देश के संविधान ने सूचीबद्ध कर रखा है तथा जिसे उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को सजा मिलती है। जैसे आपके मौलिक अधिकार, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कास्ट, क्लास या रिलीजन के नाम पर कमेंट करता है तो आप उसको सज़ा दिला सकते हैं। या अगर आपकी आयु या आपके आसपास किसी एक बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है और लोग उससे लेबर वर्क करवा रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर में आ गया और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है,
तो उसके ख़िलाफ़ भी आप कदम उठा सकते हैं, खुद से नहीं पर किसी एजेंसी को इसके बारे में सूचना देकर, जैसे पुलिस को देकर या किसी NGO को देकर या और किसी मंत्रालय या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देकर जो उससे रिलेटेड हो। क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत हैं? नहीं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं हैं। इनके उल्लंघन पर न्यायालय में नहीं जा सकते। अब इसको पूरा समझने के लिए नीति निर्देशक तत्व को डिटेल्स में पढ़ें और उसी से रिलेटेड नीति निर्देशक तत्व वर्सेस या फिर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, ये बहुत आता है। और ये सिंगल भी मतलब अलग अलग भी आ जाते हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ें। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? लो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अब इसमें अंतर क्या है? मौलिक अधिकार न्याय संगत है, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत का मतलब है मौलिक अधिकार अगर आपका कोई हनन करता है तो आप क्या कर सकते हो? आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। नीति निर्देशक तत्व में आप उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधकारी है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। निषेधकारी का मतलब है कि मौलिक अधिकार आप जो भी हैं उस पर कोई निषेध नहीं लगा सकता। एक बार आपको जन्म के साथ वो मिल जाते हैं, अनलेस कि देश में इमरजेंसी है, आपके पास वो मरने तक मौलिक अधिकार रहते हैं। अब इसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसको स्वरूप तो दिया है, मतलब उसको मेंशन तो की गई है कि भाई एक राज्य के ये नीति निर्देशक तत्व हैं, पर उसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये करने ही करने हैं। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद केंद्र में कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और एक आम अधिकार में बदल दिया गया। अब इसी के साथ करते हैं हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, वो सब इसके बाद वाली या पहले वाली वीडियो में अपलोडेड हैं, आप वो भी एक बार देख सकते हैं।